पिछले एपिसोड में हमने देखा देव ने किस तरह से ऐन मौके पे आके देविका की जान एक खतरनाक आत्मा से बचाई। देव की रहस्यमयी शक्तियों और उसके आकर्षक व्यक्तित्व से देविका मन ही मन बहुत प्रभावित हो चुकी थी। देविका ने देव के साथ चलने की इच्छा जताई, जो किसी दूसरी आत्मा की तलाश में निकलने वाला था। अब आगे। तुमने अभी अभी बताया कि तुम किसी दूसरी आत्मा की तलाश में जा रहे थे। हाँ, जा रहा हूं। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। दोनों मिलकर उस आत्मा का मुकाबला करेंगे। मैं अपना काम अकेले करता हूं। ये कहते हुए देव आगे बढ़ गया। देविका की आंखों में एक चमक थी। उसने धीरे से कहा, अकेले? दैट वी विल सी। देविका देव के पीछे पीछे चलने लगी। देविका को अपने पीछे आते देख देव पलट कर बोला, देखो, तुम यहां की तो हो नहीं और कोई टूरिस्ट भी नहीं हो, इतना तो मैं जानता हूं। बस ये नहीं जानता कि तुम यहां क्या करने आई हो और आत्माओं के पीछे क्यों पड़ी हो। वैसे मेरी सलाह यही है कि तुम यहां से चुपचाप लौट जाओ। यहां बहुत खतरा है और ये तो तुम देख ही चुकी हो। तुम लकी थी कि मैं वहां पे आ गया, वरना तुम। वरना क्या हो जाता? मुझे मर जाती। देव उसे अनपढ़ी निगाहों से देखता है। उसे समझ नहीं आता कि वो इसका क्या जवाब दे। ओफो, देखो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं किसी सेफ जगह पर और तुम्हें अब चुपचाप अपने घर लौट जाना चाहिए। लेकिन देविका के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो देव के बारे में और जानना चाहती थी। और अगर मैं वापस नहीं जाना चाहूं तो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। जा रहा हूं मैं, बाकी तुम समझो। देविका को थोड़ा गुस्सा आता है। वो थोड़ा छेड़ते हुए कहती है, ठीक है, मुझे कहीं छोड़ने की जरूरत नहीं, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। देव कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर चुपचाप अपनी जीप स्टार्ट कर वहां से निकल गया। देविका उसे जाते हुए देखती रही और फिर थोड़ा सा मुस्कुरा दी। पहाड़ों पर सूरज जल्दी ढल जाता है, लिहाजा चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। देव की जीप की हेडलाइट की रोशनी जंगल और पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए रास्तों को और भी रहस्यमयी बना रही थी। थोड़ी ही दूर पे जाके एक मोड़ आया। देव की जीप मुड़ी और अंधेरे में गायब हो गई। लगभग 1 मिनट के बाद देविका भी अपनी बाइक से उतरी, उसी रास्ते से आई। उसकी बाइक भी आगे जाकर मुड़ी, पर जैसे ही उसकी बाइक मुड़ी उसे अचानक से ब्रेक लगाना पड़ा। देविका चौंक गई। उसके सामने देव अपनी जीप रोककर बीच सड़क में खड़ा था। तो तुम मानोगी नहीं, मेरे पीछे क्यों आ रही हो? मैंने कहा था ना कि चुपचाप अपने घर लौट जाओ। देविका ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, क्या है कि मैं बचपन से ही बहुत जिद्दी हूँ। अब जो मैंने कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तो समझ लो कि मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। That's it। देव समझ गया कि देविका की जिद के आगे वो नहीं टिक पाएगा। रात तेजी से और गहरी होती जा रही थी। देव ने इस वक्त देविका की बात मान लेने में ही भलाई समझी। उसने देविका से कहा, हाँ ठीक है, चलो चुपचाप मेरे पीछे पीछे आओ। कहाँ? कहा ना, चुपचाप मेरे पीछे आओ। ओके। खड़ूस कहीं का। देव और देविका अपनी अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। देव अपनी जीप लेकर एक बहुत ही पुराने गेस्ट हाउस के बाहर रुकता है। पीछे पीछे देविका भी अपनी बाइक से वहां पहुंच जाती है। लकड़ी के बने उस पुराने और सुनसान गेस्ट हाउस को देखकर देविका कुछ निराश हुई। उसने देव से कहा, ये किस भूतिया जगह में ले आए मुझे? ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक पुराना गेस्ट हाउस है। आज रात हम यहीं रुकेंगे। यहाँ? इस गेस्ट हाउस में कोई रहता भी है? नहीं। देविका को थोड़ा अचरज हुआ। कोई भी नहीं रहता? इस सुनसान पहाड़ी इलाके में हम और तुम अकेले इस गेस्ट हाउस में रुकेंगे? देविका जानती थी कि देव ऐसा वैसा लड़का नहीं है, पर वो देव के मजे ले रही थी। देखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि चुपचाप अपने घर लौट जाओ। अब इस वक्त रात में मैं तुम्हारे लिए कोई 5 स्टार का होटल नहीं ला सकता, है ना? जो है उसी से काम चलाना होगा। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम दोनों अकेले हैं। यहाँ अंदर दयाल चाचा भी हैं। दयाल चाचा? हाँ,
पहले यहाँ फॉरेस्ट रेंजर थे, काफी साल पहले ही रिटायर हो गए। अब दुनिया में उनका कोई नहीं है, तो अब ये गेस्ट हाउस ही उनकी दुनिया है, वही संभालते हैं इसको। देव गेस्ट हाउस का दरवाजा थपथपाता है। अंदर से खांसने की आवाज आती है और कुछ सेकंड्स के बाद में दरवाजा खुलता है। एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है और देव को देखकर मुस्कुराता है। अरे भाई देव, कितने दिन से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आखिरकार आज तुम आ ही गए। आओ 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 आओ, आ जाओ आ जाओ। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसे हो दयाल चाचा? मैं, अरे भाई मैं बिल्कुल जवान और तंदुरुस्त। अरे चलो भाई, अब अंदर भी आओ, बाहर थोड़ी ठंड है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देव अंदर जाता है और दयाल चाचा की नजर देविका पर पड़ती है। दयाल चाचा, ये मेरी दोस्त है, आज यहीं रुकेगी। दोस्त है तुम्हारी? क्या नाम है इसका बेटा? देव चक्कर में पड़ गया। वो देविका से पूछता है, नाम क्या बताया था? देविका शरारती अंदाज में जवाब देती है, मैंने कब बताया, तुमने पूछा ही नहीं। जी नमस्ते दयाल चाचा, मेरा नाम देविका है। देविका? आहा, बड़ा अच्छा नाम है बेटी। अरे बाहर क्यों खड़ी हो, चलो अंदर आओ। चलो मैं तुम दोनों के लिए जल्दी से कुछ बना देता हूँ। बहुत रात हो गई है, ठंड भी बहुत है। चलो चलो चलो। देविका मुस्कुराते हुए अंदर आ जाती है और दयाल चाचा दरवाजा बंद कर देते हैं। रात अपने शबाब पर थी। गेस्ट हाउस के बाहर एक हल्की सी रोशनी जल रही थी। देव और देविका खाना खा रहे थे और दयाल चाचा किसी गहरी सोच में डूबे थे। उन्होंने देव की ओर देखकर कहा, बेटा, क्या तुम सच में अघोरा गांव के पीछे वाले जंगल में जाना चाहते हो? हाँ चाचा, वो क्या है कि बहुत सारे गांव वाले मेरे पास आते रहते हैं। पिछले हफ्ते एक मौत और हुई है। अब ऐसे में मुझे कुछ तो करना ही होगा ना। मगर बेटा वो आत्मा। हाँ, जानता हूँ चाचा, वो आत्मा बहुत खतरनाक है। अब आपसे ज्यादा कौन जानेगा। देविका की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने दयाल चाचा से पूछा, चाचा ऐसा क्या है उस आत्मा में? दयाल चाचा खामोश रहते हैं और देव इस खामोशी को तोड़ता है। बस यूं समझ लो देविका कि आज तुम जिस आत्मा से टकराई वो इस आत्मा की शक्ति का आधा भी नहीं थी। दयाल चाचा अकेले ऐसे आदमी हैं जिन्हें उस आत्मा ने छोड़ दिया था। देव की इस बात ने देविका के मन में कई सारे सवाल पैदा कर दिए। वो देव से पूछ बैठी, मुझे थोड़ा बताओ ना उसके बारे में। मैंने भी कई सारी खतरनाक आत्माओं को काबू में किया है। थोड़ी देर के लिए खामोशी फिर से छा जाती है और इस बार खामोशी दयाल चाचा ने तोड़ी। मुझे आज भी याद है वो दिन बेटा। मैं उस वक्त 40 साल का था, यानी कि करीबन आज से 30 साल पहले। उस वक्त हमारे डिपार्टमेंट का सर्वे चल रहा था। सारे जंगल के सर्वे हो चुके थे, बस अघोरा गांव के पीछे वाला जंगल बचा था। हमारी टीम अघोरा गांव पहुंची। गांव वालों ने बहुत गर्मजोशी के साथ में हमारा बड़े अच्छे से स्वागत किया। हम सब बैठे, सबके लिए चाय बनी। गांव वाले भी आकर बैठ गए, गप्पे सप्पे होने लगी और हम सब चाय पी ही रहे थे। लेकिन जैसे ही गांव वालों को ये पता चला कि हम जंगल के अंदर जाने वाले हैं, तब सब एक एक करके वहां से निकल गए। बहुत पूछने पर गांव के मुखिया ने हमको बताया कि 10 साल से उस जंगल में मंजरी नाम की औरत की आत्मा भटक रही है और अगर गलती से भी उस जंगल में कोई चला गया, मंजरी उसका चेहरा जलाकर मार डालती है। इस गांव में कोई उसका नाम तक नहीं लेता।
अब तक उसने 10 गांव वालों को जलाकर मार डाला। अब यह सब सुनने के बाद सही बताऊं तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उस जंगल में जाए, उस गांव में रुके। पर हमारी टीम के सबसे सीनियर ऑफिसर सिन्हा साहब थे। उन्होंने कहा कि वो बाकी लोगों की तरह बुज़दिल नहीं है। वो अकेले ही अंदर जाने लगे। मैंने सोचा मैं तो अकेला ही हूं, मेरा कोई परिवार भी नहीं है। अगर मुझे कुछ हो भी गया तो किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा। बस फिर मैं सिन्हा साहब के साथ जंगल के अंदर चला गया। मैं और सिन्हा साहब बिना ज्यादा कुछ सोचे चुपचाप जंगल के अंदर चले जा रहे थे। जंगल के अंदर अंधेरा था। सिन्हा साहब के हाथ में टॉर्च थी और मैं अलग अलग पेड़ों के नाम और उनकी गिनती करके सरकारी डायरी में लिखते जा रहा था। तभी सिन्हा साहब ने मुझसे पूछा, बाय द वे दयाल, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। पूरी टीम में से किसी ने भी अंदर आने की हिम्मत नहीं की सिवाय तुम्हारे। मैं लौटने के बाद तुम्हारे प्रमोशन की सिफारिश जरूर करूंगा। वेल डन, वेल डन। शुक्रिया साहब। वैसे साहब आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं भले ही आपके साथ आने को तैयार हो गया, लेकिन सच्चाई तो यही है कि अब डर तो मुझे भी लग रहा है। अब देखिए साहब, गांव वालों ने कहा है कि अगर इस जंगल में उस औरत की खतरनाक आत्मा रहती है तो उन्होंने सच ही कहा होगा ना। अब कौन जाने वो आत्मा हमारे आसपास ही हो साहब। सिन्हा साहब कहने वालों में से नहीं थे। वो मिलिट्री के किसी जनरल से कम नहीं थे। पाइप पीते हुए कड़क आवाज में बोले, व्हाट रबिश। तुम उन गांव वालों की बकवास बातों को छोड़ो और अपनी गिनती पर ध्यान दो। ये सब इंसानों के बनाए हुए वहम है। मैं किसी भूत और प्रेत या आत्मा को नहीं मानता। ये सब बुलशिट है। चलो। सिन्हा साहब के ऐसा बोलते ही अचानक से जंगल में कुछ अजीब सी हरकत शुरू हुई। आसपास के पेड़ों में अपने आप सरसराहट होने लगी। मैं तो डर गया। सिन्हा साहब, मेरे ख्याल से अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। मगर सिन्हा साहब निडर थे। वो टस से मस नहीं हुए। क्यों, क्या हो गया? अरे हवा चली होगी, इसीलिए ऐसी आवाजें आ रही हैं। इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? सिन्हा साहब ने तो बोल दिया, पर वो भी जानते थे कि हवा का एक झोंका भी नहीं चला था। बात कुछ और ही थी। मुझे लग गया कि अब हम जल्द ही किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। और मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। सारे पेड़ अपने आप जोर जोर से खड़खड़ाने लगे, जबकि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। सिन्हा साहब भी सोच में पड़ गए। फिर अचानक से उनकी जलती हुई पाइप बुझ गई। उन्होंने पाइप वापस जलाने के लिए जल्दी से अपनी जेब से लाइटर निकाला और पाइप सुलगाई। जैसे ही सिन्हा साहब ने जोरों का कश लिया, उनकी पूरी पाइप में आग लग गई। सिन्हा साहब के हाथ से जलती हुई पाइप जमीन पर गिर गई। उनके हाथ का फ्लैश लाइट अपने आप बुझ गया। वापस घुप अंधेरा छा गया। मैं एकदम से चिल्लाया, सिन्हा साहब भागिए, वो आत्मा आ चुकी है। भागिए सिन्हा साहब, वरना वो हम दोनों को मार डालेंगे। सिन्हा साहब भागिए। इससे पहले कि सिन्हा साहब संभल पाते, उस जलती हुई पाइप से एक चिंगारी निकली और देखते ही देखते उनके चारों ओर आग का गोल सा घेरा बन गया, जैसे कोई जलती हुई लक्ष्मण रेखा हो। मैं समझ गया मंजरी आ चुकी है।
हम दोनों के सर पे मौत नाच रही थी। सिन्हा साहब ने उस जलती हुई गोल लक्ष्मण रेखा से निकलने के लिए छलांग लगानी चाहिए, लेकिन आग की लपट भयंकर रूप ले चुकी थी। अचानक आग का शोला उठा और सिन्हा साहब के चेहरे से टकराया। सिन्हा साहब का चेहरा जलने लगा। वो बेचारे दर्द के मारे चीख उठे। धीरे धीरे आग ने सिन्हा साहब के पूरे बदन को अपने आगोश में ले लिया। वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे और मैं बेबस खड़ा रोता रहा, क्योंकि आग की लपटें इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उनको बचा पाना मेरे लिए असंभव था। मैं जानता था कि ये सब मजरी ही कर रही थी। मैं चिल्ला उठा, मंजरे! मंजरे! तभी एक औरत के हंसने की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। मैं जानता हूं मंजरी कि ये सब तुम कर रही हो, मगर थोड़ी देर के लिए जरा सोचो कि हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। हम तो यहाँ सरकार के हुक्म से आए थे और अपनी ड्यूटी करके चुपचाप वापस चले जाते। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, बंद कर दो इसे। ये आग कितने घरों को बर्बाद कर देगी। अचानक से जंगल शांत हो गया। सिन्हा साहब के बदन पर लगी आग अपने आप बुझ गई। मैं दौड़कर उनके पास गया। वो बेचारे दर्द की वजह से बेहोश हो गए थे, पर सांसें अब भी चल रही थी। उनका चेहरा कोई भी पहचान नहीं सकता था। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, अचानक से किसी के गुर्राने की आवाज आई। मैं पीछे मुड़ा और देखा एक औरत जिसका आधा चेहरा जला हुआ था मुझे घूर रही थी, लगातार घूरे जा रही थी। मैं डर गया। इतना भयानक और डरावना चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था। वो मंजरी थी। उसने गुर्राते हुए कहा, भाग जाओ। उसने बस इतना कहा और गायब हो गई। फिर किसी तरह से मैंने सिन्हा साहब को अपने कंधे पे लाद कर वापस गांव लेकर आया। सिन्हा साहब की मौत मेरे कंधों पर कब हो गई मुझे पता ही नहीं चला बेटा। ये मंजरी है कौन? बेटा, कोई नहीं जानता उसके बारे में, और सच कहूं तो कोई उसके बारे में जानना भी नहीं चाहता। बुरा ना माने तो एक बात पूछूं दयाल चाचा? अरे बेटा, मैं भला क्यों बुरा मानूंगा। तुमको जो पूछना है पूछो। चाचा, मंजरी इतनी खतरनाक आत्मा है, फिर उसने आपको क्यों छोड़ दिया? दयाल चाचा को देविका के सवाल पर हंसी आ गई। अरे तो क्या चाहती हो बेटा, कि वो मुझे भी मार डालती है? दयाल चाचा की बात सुनकर देविका को अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ। वो शर्मा गई। अरे नहीं दयाल चाचा, मैं तो बस। दयाल चाचा हंसते हुए बोले, अरे ये जो सवाल तुमने मुझसे पूछा, वही सवाल बेटा गांव वालों ने भी मुझसे पूछा था। हाँ, लेकिन सच कहूं तो ये सवाल तो मैं आज तक अपने आप से भी पूछता हूं। दयाल चाचा देव की ओर देखते हुए बड़ी गंभीरता के साथ बोले, देव, देखो मैं जानता हूं कि तुमने जब उस जंगल में जाने की ठान ली है तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बेटा, इस औरत मंजरी की आत्मा से बहुत संभल कर रहना, बहुत चौकन्ना रहना। चिंता ना करो दयाल चाचा, मैं सब संभाल लूंगा। वैसे मुझे अपनी नहीं,
किसी और की चिंता हो रही है। अच्छा सुनो, तुम उस कमरे में सो जाओ, हम कल सुबह ठीक 8 बजे निकल जाएंगे यहां से। रास्ता थोड़ा लंबा है ना? सो बी रेडी। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। देव, दयाल चाचा और देविका तीनों अपने अपने कमरे में चले गए। देविका को कल का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन उसके पहले उसे कुछ तैयारियां करनी थीं। उसने अपने बैग को बिस्तर पर खाली कर दिया, जिसमें उसके टूटे हुए गैजेट्स थे। देविका अपने टूटे हुए डिवाइसेस को देखती है और लंबी सांस छोड़ती है। अगले दिन नैनीताल की हसीन वादियों में एक और नई, ताजी और खूबसूरत सुबह हुई। देव उठकर देविका के कमरे के बाहर आया और उसका दरवाजा थपथपाने लगा। कम इन। देव देविका के कमरे के अंदर आया। देविका आत्मा कैद करने वाली मशीन को ठीक कर रही थी, जिसे रतनलाल की आत्मा ने तोड़ दिया था। देव ने देविका से कहा, देखो देविका, मैंने बहुत सोचा और यह फैसला किया है कि तुम यहीं से लौट जाओ। तुम्हारे चक्कर में मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। देविका चुपचाप देव को घूरती रही। देव देविका के बिस्तर पर बिखरे कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को देख हंस पड़ा। ये क्या है? इस उम्र में भी खिलौनों से खेलने का शौक गया नहीं तुम्हारा? अरे छोटी बच्ची हो क्या? देव की ये बात देविका को चुभ गई। वो झट से अपने बिस्तर पर कूदी और एक छोटे से गैजेट का बटन दबा दिया। देविका के बटन दबाते ही उस गैजेट से गोल गोल घूमती हुई तरंगे निकली और देव के शरीर से टकराई। देव झटका खाकर दूर जाकर गिर गया। देव दर्द से कराह उठा। आउच! ये क्या था? तुम पागल वागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ईएमसी मशीन का वेव अटैक था ये। इंसान ही नहीं, आत्मा को भी चोट लगती है इससे। सालों की रिसर्च के बाद इसे मैंने खुद बनाया है। तो बताओगे नहीं कि कैसा लगा मेरा एक खिलौना? देव को समझ में आ गया कि उसने देविका को कम आंक कर उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसने धीरे से देविका से कहा, हाँ हाँ ठीक है, चलो देर हो रही है, जल्दी से तैयार होके आ जाओ, हम 10 मिनट में निकलेंगे यहां से। देव कमरे के बाहर निकल गया और देविका खुशी से चहक उठी। यस! देविका और देव जीप में बैठ गए। दयाल चाचा उन दोनों के पास आए और बोले, देव बेटा, अगर मंजरी को तुम लोगों ने काबू कर लिया तो उससे ये जरूर पूछना कि उसने मुझे क्यों छोड़ दिया था। जरूर चाचा। ठीक है, हम निकलते हैं और आप अपना ख्याल रखना। हाँ, तुम दोनों भी अपना ख्याल रखना। भगवान तुम दोनों की रक्षा करे। जाओ जाओ। ओके, बाय बाय चाचा। बाय बाय चाचा। जीप घुमावदार सड़कों पर चली जा रही थी। देव और देविका दोनों ही खामोश थे। सिर्फ इंजन और हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। देव एक हाथ से अपनी छाती सहलाता है। देविका ने साइड मिरर से यह नोटिस किया और देविका को देव पर वेव अटैक का अब बुरा लग रहा था। उसने देव से कहा, तुम ठीक हो? हाँ। सॉरी। इट्स ओके। कुछ देर के लिए दोनों फिर से खामोश हो गए। फिर देव ने अपना मुंह खोला। एक्चुअली आई एम सॉरी देविका, मुझे तुम्हें इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, भूल जाओ। देव एक छोटी सी मुस्कान के साथ पूछता है, एक सवाल पूछूं देविका? पूछो। ये गैजेट्स, ये अजीब अजीब सी मशीन्स, इतनी टेक्नोलॉजी, ये सब तुमने कहां से सीखा? देविका एक पल के लिए चुप रहती है और फिर धीरे से बोलती है, बचपन से ही मुझे कंप्यूटर्स, रोबोट्स वगैरह पसंद थे। गांव में हमारी एक खानदानी हवेली थी, पर मुझे पढ़ाने के लिए पापा ने शहर में किराए का एक घर लिया। मैं, मम्मी और पापा उसी किराए के घर में रहते थे। मुझे स्कॉलरशिप मिली और मैं जर्मनी चली गई। मम्मी पापा वापस गांव में अपनी पुरानी हवेली में चले आए। फिर एक दिन सुबह जब काम करने वाली हवेली में आई तो दोनों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सब कहते थे कि उस हवेली में कोई आत्मा रहती है। मैं वापस आई और उसके बाद बस आत्माओं की दुनिया में घुस गई और धीरे धीरे ये सब मशीन्स बनाना सीख गई।
देविका की ये बातें सुनकर देव को उसके लिए थोड़ा बुरा भी लगा और उस पर थोड़ा प्यार भी आया। और तभी देव की नजर एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था अघोरा जंगल ट्रेल। देव ने जीप का ब्रेक लगाया। वैसे देव देविका के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहता था, लेकिन उस वक्त दोनों की मंजिल आ चुकी थी। तो देविका सुनो, तुम्हें बहुत केयरफुल रहना है। बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी तुमसे, तुम मेरे पीछे पीछे ही रहना। गॉट इट? ओके? ओके देव, डोंट वरी, आई विल बी केयरफुल, वी विल बी अ टीम। दोनों जीप से उतरकर जंगल के अंदर चले गए। देव और देविका पेड़ों के बीच से सावधानी से गुजरते हैं। जंगल में सब कुछ थमा हुआ था, एकदम शांत। उन दोनों के हर कदम की आवाज साफ साफ दूर तक सुनाई दे रही थी। देव आगे आगे चल रहा था और देविका उसके पीछे चलते हुए लगातार अपने गैजेट चेक कर रही थी। अचानक से एक मशीन का रेड बटन ब्लिंक करने लगता है और देविका चिल्ला उठती है, हे भगवान! देव, देव वो तो अचानक से यहाँ आ गई। वो हमारे आसपास ही है। तुम... इससे पहले कि देव पीछे मुड़कर देविका की पूरी बात सुन पाता, अचानक से देव को जोर का धक्का लगता है और वो हवा में उड़कर दूर जा गिरता है। देव और देविका दोनों ही अचानक से हुए इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। और फिर अचानक मंजरी के हंसने की आवाज चारों ओर गूंज उठती है। Itu lagi ha. देविका समझ गई कि उसे तुरंत ही कुछ करना पड़ेगा, वरना मंजरी की आत्मा देविका को नहीं छोड़ने वाली। और तब तक देव उठकर वापस खड़ा हो गया और उसने चिल्लाकर कहा, मंजरी, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, हम तुमसे बात करना चाहते हैं, एक बार हमारे सामने तो आओ। मंजरी की हंसी रुक गई और एक समय के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक से मंजरी की खौफनाक आत्मा सामने आई। आधा जला हुआ उसका भयानक चेहरा। वो गुर्रा के बोली, मुझे नुकसान पहुंचाएगा। तुम्हारे जैसे मर्दों को जलाकर मारने के लिए ही तो भटक रही हूं मैं। ये कहते ही मंजरी ने देव की ओर अपना हाथ झटका और अचानक से देव के चारों ओर एक आग का घेरा बन गया। देव आग की लपटों से घिर गया और वो चिल्लाया, रुक जाओ मंजरी, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, रुक जाओ। मंजरी का पूरा ध्यान देव पर था और देविका के पास में यही मौका था। वो चुपके से मंजरी की आत्मा के पीछे गई और अपनी ईएमसी मशीन से उस पर वैसा ही वेव अटैक किया जैसा उसने देव पर होटल में किया था। पर इस बार देविका का वार बहुत शक्तिशाली था। मशीन से गोल गोल घूमती हुई किरणें निकली और मंजरी की आत्मा से जोर से टकराई। मंजरी की आत्मा धक्का खाकर वहीं गिर गई। इससे पहले कि वो संभल पाती, देविका ने तुरंत अपना दूसरा हमला किया और उसे खींचकर अपने घोस्ट बॉक्स में कैद कर लिया। मंजरी की आत्मा के घोस्ट बॉक्स में कैद होते ही देव के चारों ओर लगी आग अपने आप बुझ गई। देविका के जान में जान आई और वो दौड़कर देव के पास गई। तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। देविका, मंजरी की आत्मा को मुक्त करना जरूरी है। मेरे ख्याल है कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। देविका ने अपना सिर हिलाया और मंजरी की आत्मा के पास गई, जो कि बॉक्स के अंदर छटपटा रही थी। मंजरी, 1 मिनट के लिए प्लीज शांत हो जाओ। एक औरत की आवाज सुनकर मंजरी किसी छोटी बच्ची की तरह एकदम से शांत हो जाती है। देखो मंजरी, एक औरत होने के नाते मुझे जाने क्यों अंदर से लग रहा है कि तुम पर कोई बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। प्लीज अपनी कहानी हमें बताओ ताकि हम तुम्हारी मदद कर सकें और तुम्हें मुक्ति दिला सकें। कुछ देर तक चुप रहने के बाद मंजरी ने अपना मुंह खोला। सिर्फ 20 साल की थी मैं, गांव की सबसे सुंदर लड़की। यहाँ से थोड़ी दूर पर ही मेरा गांव है। बहुत ही सुंदर और प्यारा सा गांव। गांव से थोड़ी दूर पर हमारा कॉलेज था। मुझे पढ़ने का शौक था
इसलिए मैं रोज साइकिल से कॉलेज जाती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन गांव के मुखिया का लड़का सालों बाद शहर से वापस आया। जब मैं कॉलेज जा रही थी उसी वक्त उसकी नजर मुझ पर पड़ गई। गांव में सभी जानते थे कि मुखिया के लड़के का चाल चलन ठीक नहीं है और वो सबसे झगड़ा और लड़ाई भी करता रहता था। इसलिए मुखिया ने उसे सालों पहले शहर भेज दिया था। मुझे देखने के बाद उसने मुझसे शादी करने की जिद अपने पापा से कर दी। उसकी जिद के कारण मुखिया ने मेरे पिताजी से रिश्ते की बात की। मेरे पिताजी ने फौरन ना कर दी। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो जानते थे कि मुखिया का बेटा एक गुंडा और मवाली है। मुखिया ने मेरे पिताजी की बात मान ली और अपने बेटे से कहा कि वो मुझे भूल जाए। मगर इस इनकार से उसके मर्द होने के अहम को ठेस पहुंच चुकी थी। उसने मुझसे बदला लेने का फैसला किया। इसी जंगल के पास से गुजरते हुए एक दिन जब मैं कॉलेज जा रही थी तब अचानक उसने मुझ पर हमला कर दिया। मेरे मुंह पर पट्टी बांधकर मुझे जानवरों की तरह घसीटते हुए यहाँ ले आया। उसने मुझे जोर जोर से मारा और चिल्लाता रहा कि तुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड है ना। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ना करने की। इसके बाद उसने मेरे चेहरे पर तेजाब उड़ेल दिया। मैं दर्द से चीख उठी। मेरा आधा चेहरा जल गया। मैं दर्द से इतना तड़पी कि मेरी चीख कोसों दूर तक सुनाई दे रही थी। वो डर गया कि मेरी चीख सुनकर कोई इस तरफ ना आ जाए। उसने तुरंत मेरी गर्दन दबाई और तब तक दबाता रहा जब तक मेरी जान न निकल गई। देविका और देव दोनों ही इस दर्दनाक कहानी को सुनकर बेहद दुखी थे। देविका मंजरी की आत्मा के पास आई। मंजरी, वैसे तो तुम्हारा दर्द सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है, लेकिन अभी अभी तुम जिसे मारने वाली थी, कल उसी आदमी ने मेरी जान एक आत्मा से बचाई है। इसलिए इसे छोड़ दो और शांत हो जाओ। तुम मेरे साथ इस बॉक्स में हमेशा सेफ रहोगी। सदियों बाद मंजरी की आत्मा मुस्कुरा उठी। उसने प्यार से कहा, ठीक है बहन, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये कहते ही मंजरी की आत्मा उस घोस्ट बॉक्स में शांति से विलीन हो गई। देव देविका के पास आया और बोला, जान बचाने के लिए शुक्रिया। देविका भी प्यार से मुस्कुराई। इट्स ओके, हिसाब बराबर। तो चलें? एक मिनट, हमने इससे तो पूछा ही नहीं कि इसने दयाल चाचा को क्यों छोड़ दिया। दोनों एक दूसरे को कुछ सेकंड्स तक देखते रह गए, जैसे वो समझ गए हों कि कुछ सवालों के जवाब सही वक्त आने पर ही मिलते हैं। वो दोनों वहां से चले तो गए, लेकिन उनकी आंखों में यह साफ साफ झलक रहा था कि वो दोनों किसी दूसरी कहानी में फिर से मिलेंगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खौफनाक और रोमांचक कहानी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और भूतनाशक पार्टी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर शुक्रवार हम लाएंगे एक नई हॉरर स्टोरी, तो तुरंत बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी ही हैरत अंगेज कहानी आपसे कभी छूट ना जाए, क्योंकि डरोगे तभी तो आगे बढ़ोगे।